सत्संग में जितने भी महान पुरुष संत गुरु यहाँ पहुंचे हैं, उनको भी दोनों हाथ जोड़ के मैं सतनाम सत साहिब करता हूँ। और मैं महाराज जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारी उम्र भी इनको लग जाए, ये दीर्घायु और समाज को इसी तरह से सही रास्ते पे ले जाने का काम करें। ऐसी भी मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरे सामने इस क्षेत्र के बहुत सम्मानित, समझदार, जिम्मेदार, ज्ञानी नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, पुलिस के भाई, मीडिया के साथी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत सारी बातों पे आपसे बात करनी है, लेकिन ये कहा गया है कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, चाहे तलवार क्यों नहीं गर्दन पे आ जाए। अगर आप तलवार के डर से झूठ बोल बैठे तो फिर आप कभी सत्य के मार्ग पे नहीं आगे बढ़ पाओ। अच्छा मौका है, मैं सच बोलूंगा और उम्मीद करूंगा कि सच लोगों को सुनने की आदत भी हो। प्यारे भाइयों, जैसा संतों ने कहा ये सत्संग है, तो मेरा आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप जहां आपको जगह मिले बैठ जाओ। मुझे दोबारा किसी को नहीं कहना पड़े कि आप बैठ जाओ, ना मैं दोबारा किसी को कहूंगा। मैं भी आदत से मजबूर आदमी हूं, किरदार से भी मजबूर हूं। महापुरुषों ने मुझे मान सम्मान भी बहुत दिया है, उनकी दया दृष्टि भी मेरे ऊपर बहुत है। जब मेरे जैसा आदमी सत्संग में अपने आप आसानी से बैठा रह सकता है, तो मैं मानता हूं कि आप तो मेरे ही परिवार के लोग हो, आप तो बिना कहे आपको तो बैठे जाना चाहिए था। बार बार आपको क्यों कहना पड़ा कि बैठ जाओ बैठ जाओ। प्यारे साथ संगत जी, मैं उन तमाम महापुरुषों को भी याद करता हूं जिन महापुरुषों ने इस देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए, इस देश में गरीब, बेसहारा, दबे कुचले लोगों को इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए, इस देश की महिलाओं को इज्जत के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देने वाली नीति को लागू कराने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न, हम सबके नायक, युगों युगों जब तक युग रहेगा, इतिहास रहेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में आदरांजलि अर्पित करता हूं। संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फूलन देवी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में भी नमन करता हूं। मैं बार बार ये सोचता हूं और मैं ये बात भी बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि सदगुरु महाराज मुझे शक्ति दें कि मैं सत्य के अलावा कुछ ना बोलूं। मैं बार बार ये सोचता हूं कि जब इस देश में राजतंत्र था तो जिन लोगों को बराबर के हक अधिकार नहीं मिले थे, उनको गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह का अपमान, तकलीफ के साथ जीना पड़ता था। ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि राजशाही थी। राजशाही में
जो राजा कहता है उसी को सत्य मान लिया जाता है, उसी का पहराव दिया जाता है। राजा दिन को रात कह दे तो रात मानी जाती है, रात को दिन कह दे तो दिन माना जाता है, क्योंकि उसमें जनता की बात कोई मायने नहीं रखती है, उसमें राजा की बात ही सर्वोपरि होती है। राजा के अपराध भी माफ होते हैं और प्रजा पे राजा के द्वारा थोपी गई हर नीति को प्रजा को मानना पड़ता है। लेकिन सम्मानित मुझसे बड़े मेरे हम उम्र साथियों, मुझसे बड़े सम्मानित मेरे बड़ों, जब मैं गांव देहात में जाता हूं, संत यहां बैठे हैं, महात्मा महिपाल दास जी, विषय कुछ और था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करते हुए इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका कारण है, अगर मैं अपनी तकलीफ आपसे नहीं बयां करूंगा तो करूंगा किससे? समाज के मार्गदर्शक लोग बैठे हैं, समाज के बीच में जाते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। मैं मानता हूं अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी जैसा सूर्य अगर ना जन्मा होता तो आज इतने लाखों लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता। जय जय। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या है कि आज भी इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान, हक अधिकार के लिए लड़ रही है, जिनके घर देख के, जिनके हालात देख के ऐसा महसूस होता है कि ये आज भी इंसान जैसे सुधार नहीं लेते। और फिर जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, मैं जहां से चुन के आया हूं, नगीना से मां यहां बैठी है, वो जानती हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, पूरे परिवार का आशीर्वाद मुझे मिला है। आज भी जब जाते हैं तो उनके कपड़े देखते हैं, गरीब लोगों के फटे हुए, उनके घरों के हालात देखते हैं, उनके खाने के बर्तन देखते हैं, और जो घर के हालात होते हैं, रहने की जगह, सोने की जगह, तो ऐसा लगता है कि ये एक अलग दुनिया है, और जहां से हम लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, वो एक अलग दुनिया। एक ऐसा भी समाज है देश के अंदर जिनके यहां 50 तरह का भोजन बनता है, और 50 में से कोई एक भोजन पसंद आता है, उसको खा लेते हैं, 49 तरह का भोजन कूड़े में चला जाता है। सच तो यह है कि उनके कुत्ते भी, उनकी बिल्लियां भी, उनके चिड़िया तोते भी हमसे, जो बहुत बड़ी आबादी देश में रहती है, उससे अच्छा भोजन खाती। उनके यहां जो कुत्ता वो पालते हैं, उसको बढ़िया दूध पिलाते हैं कि कुत्ते का पेट ना खराब हो जाए, बीमार होने में बढ़िया दवाई कराते हैं, गर्मी आती है तो उसके लिए एसी लगाते हैं, बढ़िया बेड सजाते हैं, सर्दी आती है तो उसके लिए उसको स्वेटर जर्सी पहनाते हैं, गद्दों की व्यवस्था करते हैं, कंबल की व्यवस्था करते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिनमें से मैं भी, अब तो मुझे तनख्वाह मिलने लगी है और मेरे ऊपर समाज का बड़ा आशीर्वाद है, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं। एक तरफ वो लोग भी हैं जो एक जर्सी में पूरा साल काट देते, एक जैकेट में पूरा साल काट देते, वो लोग भी हैं। तो हम लोग प्रदेश भर में, देश भर में जाते हैं, कहीं कहीं जुर्म जाती होती है, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। तो मैं शुरुआत सहारनपुर से करूंगा। मुझसे जेल में लोग पूछा करते थे कि चंद्रशेखर भाई, हमारा आंदोलन सहारनपुर में कैसा रहेगा? ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैं सतगुरु समनदास जी महाराज का शपथ लिया व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो मैं कहता था हमारा आंदोलन सबसे कमजोर सहारनपुर में रहेगा। तो बोले क्यों साहब, शुरू तो यहां से हुआ। मैंने कहा शुरू यहां से हुआ है, लेकिन यहां का कोई आदमी निकट भविष्य में काम नहीं करेगा। यहां हर आदमी चंद्रशेखर होगा और वो सबको यही बात कहता फिरेगा कि हम चंद्रशेखर हैं, हम चंद्रशेखर के साथी हैं, हम चंद्रशेखर के घर के हैं, हम पुराने साथी हैं। काम कोई नहीं करेगा, और काम वहां आगे बढ़ेगा जहां काम करेगा।
इस मंच पे जितने नेता लोग बैठे हैं हमारे 99% गांव की शक्लें नहीं देखते हैं। मैंने जीवन में ये देखा है और महसूस किया है। मैंने जीवन का मेरा अनुभव है कि गुरुओं के सामने बैठ के सीखा जाता है, गुरुओं के पीछे बैठ के आज तक इतिहास में कोई सीख नहीं पाया। जब गुरु गद्दी पे विराजमान होते हैं तो गुरु की तरफ पीठ करने वालों को कभी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। जब गुरु गद्दी पे होते तो गुरु के चरणों में, गुरु के सामने जो होता है, गुरु की वाणी को जो ग्रहण करता है उसी को रास्ता मिलता है, वो आगे बढ़ता है। जिसकी पीठ गुरु की तरफ को होती है तो उसके हिस्से में कभी सम्मान नहीं आता। आज ये इतने बड़े हो गए हैं, यहां से 50 लोगों ने चिल्लाया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इनमें से एक आदमी उतर के नहीं गया कि जाके मैं अपना कोई काम देख लूं। इनको पता है कि मैं यहां बैठा हूं। जब मेरे सामने इनकी ये हालात हैं तो मेरे पीछे तो ये एक दूसरे के पीछे डंडा लेके घूमते होंगे। मैं ये बात बहुत दिन पहले कहता था और यही शामली वाले हमारे नीटू भाई आज यहां साथ आए नहीं है। एक दिन मीटिंग में उन्होंने मुझसे पूछी, मैं जेल में बैठा हुआ था 16 महीने जब जेल में रहा, कि भैया, मैंने कहा मेरी बात पत्थर की लकीर है, सहारनपुर मेरा सबसे कमजोर रहेगा और जिस दिन ताकत बन जाएगी सहारनपुर मेरा किला हो जाएगा, यहां पत्ता भी मेरे बगैर नहीं हिलेगा। मेरी बात को याद रखना, यहां सामाजिक राजनीतिक धार्मिक पत्ता भी नहीं हिलेगा मेरे बिना। जब मैं बाहर ताकत बना के आ जाऊंगा और जब तक ताकत नहीं बनेगी ये ना खुद काम करेंगे ना मुझे करने देंगे। और आज हालात जो कि तू है, मैं अपने सीनियर साथियों को भी आगाह कर रहा हूं, चंद्रशेखर मां के पेट से जन्म नहीं लेते, चंद्रशेखर संघर्ष से पैदा होते हैं। अगर चंद्रशेखर बनना है तो जान को दांव पे लगाने की हिम्मत पैदा कर दो, ऊर्जा पैदा करो कि जान को दांव पे लगा। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना सीखो। मैं अपने लोगों की हालात बताता हूं, धूम में बैठ जाएंगे, एक पैर पे खड़े रहेंगे, 8 घंटे मेहनत मजदूरी कर लेंगे, लेकिन इज्जत से अगर इनको कहा जाए कि सामने बैठ जाओ तो सामने नहीं बैठेंगे। पेड़ की छांव में बैठ जाएंगे, बिना चादर के बैठ जाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी चादर बिछा रखी है पंडाल में, वहां बैठते इनको मुसीबत चढ़ जाएगी। आप धूम में खड़े रहेंगे। मैं तो जानता हूं ना, मैं पैदा हुआ हूं यहां, मैं जानता नहीं हूं क्या। ये तो संतों का आदेश है, मैं इनके आदेश को टाल नहीं पाता। मेरे साथ इतनी कमजोरी है क्योंकि गुरु गद्दी की शपथ है, संत बड़े हैं, उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए, उनके आदेश का पालन होना चाहिए। इसलिए जितनी सदगुरु समदास जी नाम लेवा संगत है वो हमारे सरमाथे हैं, जितने सारे संत हैं वो हमारे सरमाथे हैं। उनके अच्छा बुरा, उनका डांट, उनकी गाली भी हमें सरमाथे स्वीकार है, हम उसके कभी खिलाफ जा नहीं सकते। गुरुओं की सुननी भी चाहिए। लेकिन जो लोग मुझे नेता मानते हैं, जो लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं और उनके हालात क्या है, मुझे आज उनके ऊपर शर्म आ रही है। मैं तो आज भी ये कहूंगा कि तुम सब नेताओं से अच्छे तो मेरे दोनों भाई हैं, विनय सिंह जी और कमल सिंह जी, जो आज भी मेरे साथ उतनी ताकत से खड़े हैं। जो मेरी एक आवाज पे, अगर मैंने एक आवाज लगा दी तो खून की, अगर मुझे खून की जरूरत पड़ेगी तो खून की, मुझे लगता है कि अपना सारा खून मेरे लिए निछावर कर देंगे। प्यारे साथियों, मैं बहुत लोगों की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं आपको एक वचन देकर कह सकता हूं, जब तक हम भाई हैं और हमारे खून में, शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, याद रखें। और ये लड़ाई मांगने की नहीं है, लड़ाई देने की है। और ये मिशन जो है महापुरुषों का, ये इस मिशन में वही आदमी काम कर सकता है जिसको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की इच्छा हो, जिसके अंदर
मैं आपको एक सच से वाकिफ कराता हूं। मैं मानता हूं कि आदमी पेट के लिए सब कुछ करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, गाली खाता है। मैं देखता हूं ना, लोग पसीना चलता है, खेत में काम करते हैं और मालिक 4 बुरे शब्द भी कह देता है, सुनते हैं। किस लिए? इसलिए क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारी है और उसको अपने बच्चों का पेट पालना है। उसके कंधों पर जिम्मेदारी, इस वजह से वो 4 गाली भी खाता है, पसीना भी सहता है, बीमार होकर भी काम करता है। लेकिन सम्मानित साथियों, हम 8 घंटे मेहनत मजदूरी करना सीख गए, लेकिन हमारे महापुरुष ये कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जिससे आप अपनी सारी परेशानियों को हल कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मुझे परेशानी बता दो, जितने लोग बैठे हैं कागज पे लिख के दे दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा, एक मरे हुए आदमी को जिंदा करने के बजाय जितनी आपकी समस्या है वो मुझे आप लिख के दे देना। मैं जिस दिन राजकाज बनेगा पहले दिन आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगा। मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम 8 घंटे मेहनत मजदूरी करना सीख गए हैं, हम चुगली करना सीख गए हैं, बुरा भला कहना सीख गए हैं, गाली देना सीख गए हैं, नीचा दिखाना सीख गए। लेकिन हम ये नहीं समझे कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा। हमारे गुरुओं ने कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, वही कामयाब होगा जो मिलजुल के रहेगा, जिसमें भाईचारा होगा। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर मिलजुल के रहोगे, इस तरह जिस तरह मधुमक्खियां रहती है, तो अगर एक मधुमक्खी की तरफ कोई आंख उठाता तो सारी मधुमक्खियां ये नहीं पूछती कि आंख उसकी किसकी तरफ उठी थी, सब एकजुट होकर उसकी तरफ चल पड़ती हैं। तो सामने वाले के पैर कमजोर पड़ जाते हैं, कम कदम उखड़ जाते हैं, उसको भागना पड़ता है। यहां जिन लोगों के कंधे में मैंने जिम्मेदारी दी है पदाधिकारी बना के कि वो जाके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों को जगाएंगे, भाईचारा बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, वो लोग काम करने की बजाय मुंह दिखाने का काम करते हैं। मुझे जब मैं आ जाता हूं तो आ जाते हैं, जब मैं चला जाता हूं तो चले जाते हैं। ये लड़ाई, पूरा आंदोलन किसी को खुश करने का नहीं। हम यहाँ गरीबी में हैं, हम यहाँ बेकारी में हैं, हम यहाँ लाचारी में हैं, हमारे साथ समस्याएं हैं, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमें तमाम तरह के अपमान से गुजरना पड़ रहा है, हमारे इनकाउंटर हो रहे हैं। इन सबको खत्म कैसे करोगे? नारा लगा के, झंडा उठा के? ये तब खत्म होगा जब आप अपनी ताकत बना लोगे। आज कह रहा हूं आपसे, नगीना के लोगों ने आपको इज्जत दी, सहारनपुर के लोगों, नगीना बिजनौर के लोगों ने आपको इज्जत दी। आपको बिजनौर के लोगों का हाथ उठा के धन्यवाद करना चाहिए। मैं सांसद चाहे नगीना से बना है, देश के किसी भी कोने से बनता है, ये इज्जत सहारनपुर के लोगों को दी है। लोगों ने सहारनपुर पे भरोसा दिया, सहारनपुर के खून को अपना खून माना। आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि आप अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करो। आज यहां हजारों की संख्या में, अगर आप दिन में 1 घंटा भी मेरी बात पे पहरा दो और काम करो जाके, तो मैं लिख के देता हूं। पंचायत चुनाव हमारे सामने, क्षेत्रीय चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, उसमें आबादी दलित, पिछड़े, मुसलमान लोगों की ज्यादा है। और जिसका बटन दबेगा, जिसकी मोहर रहेगी, उसकी ताकत बनेगी, और जिसकी ताकत बनेगी उस पर बजट आएगा, और जिस पे बजट आएगा वो ही विकास करा पाएगा। बाकी लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। जो प्रधान बनेगा वही सड़क बनवा पाएगा, वही खड़ंजा लगवा पाएगा, वही बिजली की लाइट का खंभा लगवा पाएगा, वही और गांव में पंचायत घर बनवा पाएगा, वही धर्मशाला वही विकास के कार्य कर पाएगा। और जो एक वोट से हार जाएगा वो क्या करेगा? वो प्रधान को 5 साल बुरा ही कहता रहेगा कि प्रधान बुरा है, बुरा है, बुरा। थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, आमत रखो।
मैंने आपको क्या बताया, बहुत गौर से सुनना। एक गांव में 500 वोट है, 400 वोट पड़ी, एक आदमी को 200 वोट मिली, दूसरे आदमी को 199 वोट मिली। जीता कौन? कौन जीता? 201 वाला, ठीक है। हारा कौन? 199 वाला। अंतर क्या है? 2 वोट का। एक वोट इधर गिर जाए तो टाई हो गया, फिर पर्ची गिरेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे बनेगा। एक एक वोट अहमियत रखती है, लेकिन हमारे नेता एक एक वोट को सोच के बैठे हैं कि हम क्यों तैयार करें, इनको तो चंद्रशेखर आके तैयार करेगा गांव में, ये तो उसका काम है, क्योंकि चंद्रशेखर अपने घर का काम कर रहा है। मैं बहुत सच्चाई की बात बता रहा हूं। 28 अगस्त थी भाई, जून 28 जून को देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली थी, देवबंद के लोग यहां हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था, देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया, तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम में? डॉक्टर साहब आप तो थे, कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी की? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके, ठीक है। आप कितने आरोप लगा लो, कितना उपहास ला लो, कितनी देर की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार कर रहा है। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी, आप गवाह हैं। अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है। मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए, और मैंने कभी नहीं कहा, इतिहास गवाह नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूं, वकील मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, दोनों भाई यहां बैठे। मैंने कहा एक एक बच्चा जब बाहर चला जाएगा उस दिन के बाद मैं बाहर आऊंगा, जब तक सब लोग यहां से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल किसी की मां से मैं किस तरह आंख मिला पाऊंगा कि उसका बच्चा जेल में है और चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम रहा। 16 महीने में 2 बार जन्म लेता है बच्चा, 2 बार। 8 साढ़े 8 महीने का बच्चा जी जाता है। मैंने 16 महीने एक बार में इस दिन के लिए जेल काटी कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इस अन्याय की ऐसी व्यवस्था बना के इस अन्याय का इलाज करूंगा कि दोबारा किसी गरीब के बेटे को कोई झूठे मुकदमे में फंसा नहीं पाएगा, किसी गरीब की बेटी का कोई आग नहीं उठा पाएगा। अगर यह रास्ता सुख सुविधाओं का होता तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर इस रास्ते पे सुख सुविधाएं होती तो मैं रास्ता कभी नहीं चुनता, क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपने गुरुओं संतों के नाम, महापुरुषों के आंदोलन के नाम, उनके अधूरे सपनों के नाम समर्पित किया है। अगर ये रास्ता सुख सुविधा का होता तो मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। ये संघर्ष का रास्ता है और यहां हर एक दिन चैलेंज है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, शारीरिक रूप से तैयार रहना, आर्थिक रूप से तैयार रहना है, आपका आलोचना आरोप के लिए तैयार रहना है, और चारों तरफ। और आज हालात ऐसे हैं, मैं सहारनपुर में खड़ा होकर कह रहा हूं कि देश की कोई पार्टी एक भी ऐसी नहीं है जो ये नहीं सोचती सुबह शाम की ये आदमी जितना जल्दी मर जाए उतना हमारा भला। तो क्यों सोचती है, मैं आपको भी बता देता हूं, क्योंकि हर पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उनको लगता है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ गरीब का बच्चा आगे आ गया
तो ये गरीबों से चुन के आया, गरीब के बीच का है, तो गरीबों की समस्या के लिए लड़ेगा। अगर उनके बच्चे जाएंगे तो अमीरों की समस्या के लिए लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ यहाँ पे खत्म होती है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मुझे आप ये बताओ अपने दिल पे याद रख के, चुनाव के बाद 5 साल तक आता है कोई आपके यहाँ से पूछने के लिए? पूछता है आपके घर में इलाज के लिए पैसे है नहीं है? पूछता आपके बच्चे को स्कूल की फीस चाहिए नहीं चाहिए? पूछता आपके घर में रोटियां नहीं है? देखता है कोई आपके यहाँ से? एक अकेला अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों साथियों के साथ अगर खड़ा हो गया है तो सारे बड़े बड़े कोट पैंट वालों को, कुर्सी वालों को ये समस्या हो गई है कि ये 40 साल का है, अगले 10 साल में इतना काम करेगा, अगर ये जी गया इतना काम करेगा, देश के चप्पे चप्पे में आजाद समाज पार्टी पहुंच जाएगी, भीम आर्मी पहुंच जाएगी, इनकी ताकत बन जाएगी, तो फिर तो किसी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये कमाने खाने तो आया नहीं। आप ये सोचो अगर कमाने खाने आया तो इस बार मंत्री बनने का उभरता, फिर उसको लात क्यों मारता? इसलिए लात मारी क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि किसी के आगे गर्दन झुकाना मत, चाहे गर्दन कट जाए। उन्होंने कहा आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर दुश्मन के खेमे में जाना होता तो फिर ये गोलियां काहे को खानी पड़ती? गोली पूछ के चलती है क्या? गोली बता के निकलती है क्या? मुझे तो इतना समय भी नहीं मिला कि वो गोली की आवाज सुनूं और देखो गोली लगी कहां। मेरे साथी गवाह हैं, उसमें किसी की भी जान जा सकती, जरूरी नहीं मेरी। डॉक्टर साहब भी उस गाड़ी में थे, सुखविंदर, मनीष भी उस गाड़ी में थे। मनीष के ऊपर से जहां गाड़ी की गोली लगी है, मनीष के बालों में से निकल के गई, सुखविंदर के पैर में जाके लगी है। काशी भी उस गाड़ी में था। किसी को भी नुकसान होता, मुझे ही नहीं। लेकिन क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? मैंने उनकी भैंस खोल ली है? मैंने उनकी जमीन छीन ली है? मैंने उनका कोई और नुकसान किया है? नहीं। उनको लगता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो ये ताकतवर होंगे, और ये ताकतवर होंगे तो इनका जुल्म करने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ेगी और इनकी जिंदगी बदलने का काम ये सब लोग मिलकर करें। बस ये लड़ाई है उनकी, मेरी और कोई लड़ाई नहीं है। ना मैंने एक जमीन खरीदी है, ना मेरी है, ना मैं लेके जाना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन जाऊंगा उतनी जगह लूंगा जितने में मुझे जलाया जा सके, दफनाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ साथ लेके नहीं जाऊंगा, मेरी बात को याद रखें। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप सतर्क हो जाओ। ये मेरे पुराने जो साथी हैं यहाँ, मैं देख रहा था, मैं कह रहा था, बैठने संत कह रहे थे, वहां खड़े थे, कोई टोपी पहन के खड़ा था, कोई जिला अध्यक्ष इसलिए खड़ा था क्योंकि सब लोग, जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा है, बाकी लोग छोटे हैं। ऐसा इलाज कर दूंगा, ऐसा इलाज कर दूंगा कि अगले 10-20 साल जिला अध्यक्ष जैसी कुर्सी की तरफ नहीं देख पाओगे। जिले में, मंडल में पद लेके जो बैठे हो ना, अगर मेरे सामने अनुशासन में आप नहीं, लोग नहीं हो, तो मैं क्या मानूं कि आप मेरी बात को उस तरह पालन करते होंगे क्या? सबको बताएं मैं किसको कह रहा हूं। मेरी आवाज शामली तक भी जाती है और जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी जाती है। समझदार बन जाओ। आप ही बताओ, थोड़े से अप्पर भी कर ले भाई ने, कहां भी स्कोर करवा रहा कान में। मेरी एक बात को गौर से सुन के बताओ, इसी जिंदगी में जीना चाहते हो जिसमें जी रहे हो? खुश हो इसमें? इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, अपमान की जिंदगी में खुश हो? हैं? ऐसे ही रहना चाहते हो? अगर ऐसा रहना चाहते हो फिर आपको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधे लोग हैं, सीधे। एक मिनट बैठ जाओ, ये मेरे शेर, एक मिनट बैठ जाओ। ये सीधे लोग हैं, भावुक लोग हैं। इनको इतने लंबे समय तक ठगा गया है। अब ये हर आदमी को पिन मार मार कर देखते रहते हैं कि भाई ये सच्चा है, झूठा है, सच्चा। अब इतने दिनों में ऐसा ना हो कि वो आदमी निकल जाए, क्योंकि जीवन का भरोसा थोड़ा ही है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है तो फिर साथ मत दो,
चैन से जो कोई आपको कुछ भी कहते उसकी बातों को मान लो। और अगर आप ये मानते हैं कि ये आपका असल खून है, ये आपको धोखा नहीं देगा, मिट जाएगा, तो फिर घर से निकलो, पहले अपने गांव को तैयार करो। गांव में जो और भाई रहते हैं अन्य जाति धर्म के, उनमें भाईचारा पैदा करो। अब तक हम सबको बनाते आए, उनसे कहो कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। आपकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो आपकी जहां पसीना पड़ेगा हम लोग खून देने का काम करेंगे। यहाँ इसी जिले में, इसी प्रदेश में आज मुसलमानों के क्या हाल है तुलसीदास जी? ये हाल है मुसलमानों के कि सुबह निकलेंगे तो ये नहीं पता शाम को इज्जत से घर पहुंच जाएंगे। ये हाल है। ये नहीं पता कि कोई दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, धर्म के नाम पे खाल उतार लेगा, नहीं पता है। और अगर उनके लिए कोई लड़ सकता है तो ये नीले पटके वाले लोग, कमजोर वर्गों के लोग ये लड़ सकते हैं। आज हमारे गुर्जर समाज के लोगों को तमाम तरह का अपमान सहने के लिए मजबूर किया गया, और जो लोग लड़ने आए स्वाभिमान के लिए उनको मेरठ में जेल में बंद कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। जब मैं यहां से जाने घोषणा करता हूं तो सारे नेताओं को लगता है ऐसा ना हो कि ये बहुसंख्यक गुर्जर समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ चला जाए, तो फिर दौड़ने लग जाते हैं कि हम भी आगे, हम भी आगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी तो मैदान सजा है ना, अभी तो जुमे 8 दिन हुए, अभी तो मैं आया हूं मैदान में, अभी तो आया हूं। मुझसे जो पुराने नेता हैं, जो लोग मेरा उनसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े हैं, उनके कद के सामने मैं बहुत छोटा सा हूं। उनको इतनी बार मौके मिले, मुझे मिला क्या है अभी तक? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को बराबरी का मिलने तो दो, फिर कंपैरिजन करना, फिर कंपैरिजन करना। देखो मेरी बात को सुनो, कोई गलत बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के आलोचना नहीं करनी, सब अपने हैं। भाई आपको मोटरसाइकिल मिली है बजाज की पल्सर 200 सीसी, और मुझे भी बजाज की पल्सर 200 सीसी मोटरसाइकिल मिली है। मैदान खाली है, रेस है, आपको आपकी मोटरसाइकिल आपके पास, मेरे साथ रेस लगाओ, जो जीत जाएगा। यही तो मुकाबला है ना बराबरी का। अगर आप में पल्सर है और मुझे वो दे दो प्लेटिना, कहो मुकाबला कर लो, ऐसा हो सकता है क्या भाई? समझे नहीं समझे? तो अभी तो चंद्रशेखर मैदान में आया है, अगले 5 साल में अगर वारे नारे ना कर दिए तब कहना कि चंद्रशेखर आजाद जैसा दूसरा हो सकता है। अभी से नहीं देखा आपने कितनी दहशत है? जो अन्याय करना चाहता है, आप जानो ना जानो, अभी वो एक सभा मथुरा में कुछ लोग कर रहे थे, वहां बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है, उसमें कुछ हो गया, तो बहुत एक जो पंचायत कर रहे थे, तो एक बड़ा समुदाय बैठ के, मैं तो उनसे लड़ भी नहीं रहा हूं, तो कह रहे हैं उनका एक नेता है वो रावण करके उसके पास गए हैं और गाली देके साहब बोले कि यहां आ गया तो जिंदा नहीं जा पाएगा, ऐसे दांव मार के, मूछों पे दांव मार के और ऐसे जांग पे हाथ मार के। भाई मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता, मैं तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे पता है कि लाठी डंडों तलवारों से, बंदूकों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। मैं तो इस लड़ाई को लड़ना ही चाहता। जिस दिन इस लड़ाई को लड़ने जैसी नौबत आई देश में और लड़नी पड़ी, उस दिन भी इतिहास पढ़ लेना। मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, वोट की ताकत को जानता हूं, वोट की ताकत को समझता हूं, वोट के लिए इनको तैयार कर रहा हूं। बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत दे गए, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। 2007 के बाद सहारनपुर के एक नेता कभी किसी सदन के मेंबर नहीं बन पाए थे। इस बार आपकी ताकत नहीं, उनको लोकसभा में चुन के जो है वो दिल्ली भेजने का काम किया। आपको याद है नहीं याद है? ये आपकी उंगली की ताकत है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। आपने मेरे कहे पे मेरी बात को पहरा देते हुए यहां कैराना में भी, मुजफ्फरनगर में भी, सहारनपुर में भी मेरी बात को मजबूत करने का काम किया। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब नंबर आपका आ गया है। आपने बहुत लोगों को बनाया बिठाया, अब आपको बैठना है। क्या आप बैठना चाहते हो? नहीं बैठना चाहते हो? इस जिले में जिला पंचायत का चुनाव है
कितनी जिला पंचायत है विराट साहब? 49 जिला पंचायत है। विपक्ष को आप 30 जिता दो, 35 जिता दो, सारे भाग जाएंगे, दोपहर में बिक जाएंगे, वोट जनता के लेंगे, किसी और के खेमे में बैठ जाएंगे। पिछली बार इस बात की गवाही है, आपसे छिपावा नहीं है। पिछली बार कितने किस पार्टी के भाग गए थे आपको पता है नहीं पता है? तो एक चीज और जान लो, जिला पंचायत सदस्य के पास बजट नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास बजट होता है। आपने सदस्य को वोट दिया और वो सदस्य भाग गया, तो जिसके ज्यादा सदस्य होंगे उसका बहुमत बनेगा, उसका वोट बनेगा। तो मैं आपसे आज ये मांगना चाहता हूं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ गया आपके सामने, मेहनत करना, घर से निकलना, ये सोचना प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं, मेरा भाई लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद ने आवाज दी है, मुझे उसकी ताकत बना के देनी है, उससे आंख मिला के कह के दिखाना है कि देख भाई, मेरे गांव में 700 वोट थे, 550 पड़े, 525 तुझे देकर दिखाया है, अपना काम कर दिया। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इनको संभाल के अपनी ताकत बना के हमारे क्षेत्रों में काम करवा के दिखाना। किसी की अंतिम संस्कार हो रहा है, आप और मैं सब उसके लिए बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनको जो है बाहर दूर है। पहले आप ऐसे दोनों हाथ ऐसे जोड़ो, नहीं पता किस जाति के किस धर्म के, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अच्छे काम सबके लिए, बुरे काम किसी के लिए नहीं। आप सब लोग प्रार्थना करो, वो जिस भी परिवार से हैं, कुदरत उनको, सतगुरु महाराज उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, इंसानियत के सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। ऐसे दोनों हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए मौन करके प्रार्थना कर लो। मैं भी माइक रख रहा हूं। सतनाम। तो भाई मैं आपसे कह रहा था कि आप अपना काम कर देना। मैं कह रहा था विपक्ष के आप 40 जिता दो, 40 के 40 भाग जाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। अगर किसी के डंडे झंडे में दम है तो वो आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकता। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस बार निराश मत करना। निराश तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, निराश तो नहीं करोगे? जिस बैनर पे आप फोटो मेरी देख लो, क्या समझोगे कौन है वो प्रत्याशी? वो ये समझ लेना कि वो चंद्रशेखर है और इसको हमें ताकत देनी है। ऐसे उसमें मत पड़ना कि उससे कहोगे शराब ले जाओ, हैं? ऐसी चीजें तो नहीं मांगोगे उससे। इसका भी उदाहरण बता देता हूँ, गौर से सुनो, बैठ जाओ भी आप लोग, जल्दबाजी मत करो, बैठ जाओ। इस तरह अगर आप नहीं बैठोगे तो बात मजे नहीं आएगी। देखो इनको, देखो तो बैठना, देखो गौर करो, बसो, बहुत काम की बात है, बैठ जाओ। देखो, जब आप उससे चुनाव में शराब मांगोगे, खाना मांगोगे और इधर उधर की चीज मांगोगे, उसके पैसे खर्च कराओगे, तो जब वो पैसे खर्च करेगा तो फिर वो आपका काम नहीं करेगा। ये बात आप जानो। और बाबा साहब ने कहा कि मैंने वोट का अधिकार आपको दिला दिया आपकी गुलामी से मुक्ति के लिए। और काशीराम साहब ने कहा कि हमें अपने वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करनी होती है। कोई अपनी वोट को ब्रजेश दास जी बेचता नहीं है। अगर आपने उससे कुछ भी मांग लिया तो समझो आपने अपनी वोट को बेच दिया। कोई अपनी बहन बेटी को नहीं बेचता, इसलिए स्वाभिमानी बनो। जब स्वाभिमानी बन के आप उसे वोट दोगे तो गिरवान पकड़ लोगे उसका कि काम क्यों नहीं हो रहा मेरे क्षेत्र में। और जब उससे इस तरह की डिमांड करोगे तो वो आपके सामने को जाएगा और आपसे कहेगा बोतल भूल गया। उस दिन कह रहा था बोतल चाहिए, अंग्रेजी की बोतल, तो बोतल मिल गया, बीच में मत आना। और ये जो मेरी माएं बैठी है इनसे कह रहा हूं, देखो मेरा बस चले तो मैं एक दिन में शराब बंद करवा दूं। मैं सच कह रहा हूं, वचन देकर। अभी मेरे को ताकत नहीं, क्योंकि शराब ने जितना बेड़ा गर्क मेरे लोगों को किया किसी का नहीं किया है शराब। मैं आज आपको कह रहा हूं, चाहे सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हो जाए, इसके शराब के मैं डायनामाइट लगा दूंगा, उसमें जितनी ताकत बनेगी, कोई शराब के आधार पर किसी को और किसका नुकसान होगा।
हालांकि जो लोग शराब पीते हैं वो मुझसे कह रहे होंगे अंदर अंदर कि ये भाई हमारा है और नुकसान भी हमारा ही करने की बात कर रहा हूं, मगर आप जानो नशा करो, कौन मना कर रहा है? गुरु जी के विचार का नशा करो, गुरु जी की बात का नशा करो, तरक्की का नशा करो, शिक्षा का नशा करो, रोजगार का नशा करो, पैसे कमाने का नशा करो, शक्ति बनाने का नशा करो, ऊंची कुर्सी पर बैठने का नशा करो। ये नशा भी कोई नशा है जिसमें अपमान भी सहते हो, गाली भी खाते हो और नुकसान भी सहते हो। नशे में अपनी बीवी बच्चों के हिस्से का जो पैसा उनके इज्जत सम्मान का उसको लुटा देते हो, कर्ज में डूबते हो। ऐसे नशे के लिए मैं कभी आपको नहीं कह सकता। इसलिए माताओं बहनों से भी कहूंगा, दोनों हाथ उठा के पहले तो आशीर्वाद दो, अब कहो कि दीर्घायु रहो। हिंदी में कह दो, हिंदी में साधारण भाषा में कहो कि लंबी उम्र हो तुम्हारी। हाँ ठीक। 10 साल की उम्र के लिए प्रार्थना कर लो महाराज जी से, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद होगा, जी जाऊंगा। और जी गया 10 साल, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गया तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा, मेरी बात को याद रखना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, बड़े बुजुर्गों, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की और ये उसी ताकत से लड़नी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और एक आग्रह आपसे करता हूं, नेता लोगों से भी। डीपी सिंह जी यहां बैठे हैं, महरूब भाई यहां बैठे हैं, तमाम हमारे साथी मौसम साहब बैठे हैं, अनिल साहब बैठे हैं, करणवीर साहब बैठे हैं। सबसे कह रहा हूं फील्ड में जाओ। ये तमाम हमारे साथी बैठे हैं, रोड साहब बैठे हैं, आज उनसे मुलाकात हुई। मैं आप सबको कह रहा हूं, जमीन पे जाओ, क्षेत्रों में निकलो, नीस भाई हैं, गलियों में जाओ, गांव में जाओ, अपनी बात को कहो। और जब आप अपनी बात को कहोगे 10 आदमी सम्मान करेंगे, 2 आदमी विरोध करेंगे, उन 2 आदमी की बात का जवाब दो। उनसे पूछो कि आप क्यों नाराज हो, आप क्या चाहते हैं। मैं ये भी तो वही है, आप और हम एक ही आंदोलन में से निकल के आए हैं ना, बात बताओ। इसी नीले आंदोलन से निकल के आए ना, इससे पहले भी थे नहीं थे वहीं। सहारनपुर गवाही है क्या कोई रैली हमारे वगैरह हुई थी क्या कोई? क्यों भाई भरत तमाम लोग हम ही कामयाब कराते थे ना रैलियां, पिछले आंदोलन की भी हम ही लिखते थे ना बदन पे यहाँ पार्टी का नाम। और आज हम पराये हो गए, आज हम एजेंट हो गए। आप समझो, वो पेड़ हमने लगाया था, वो पेड़ हमने सींचा, वो फल फूला, उस पेड़ ने हमें छांव दी, उस पेड़ ने हमें फूल दिए, उस पेड़ ने हमें फल दिए, उस पेड़ ने हमारा संरक्षण दिया। आज वो पेड़ सूख गया है, उसके भरोसे रहेंगे तो कल हमारा बच्चा स्कूल में नहीं घुस पाएगा, कल हमारा बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। हमें अपने बच्चों का इंतजाम करना है, इसलिए हमें दूसरे पेड़ को मजबूत करना है। इसलिए मैं किसी को ना आज बुरा कहता, ना कल बुरा कहता, ना कल बुरा कहूंगा। मैं एक ही बात जानता हूं, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो नष्ट होगा और अहंकार कभी नहीं रहता। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिनका हाथ जिनके सर पे होगा वो नेता होगा, वो ताकतवर होगा, और जो ताकतवर होगा उसी को काम करने का मौका मिलेगा। मेरी तो ताकत आपके पास है, आपको तय करना है कि आप मुझे ताकतवर बनाना चाहते हैं, बनाना है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बात मान के कुछ गैर जिम्मेदार नालायकों को छोड़ के जो खड़े, कुछ है बस ये, बाकी बहुत जिम्मेदार लोग हैं। सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, संतों ने इतना समय मुझे दिया, मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको सतनाम सत्साहिब करता हूँ, जय गुरुदेव धन गुरुदेव करता हूँ। आज हमारे संतों को कहाँ सम्मान मिलता है?